नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बात कर रहे थे अपने 7वें मॉड्यूल के बारे में, जो एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट के बारे में था। उसमें हमने बहुत सारा पैसिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ा है, रेजिस्टर पढ़ा है, उसके बाद इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिज्म और रिले के बारे में। तो उसमें मैग्नेटिज्म में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें क्या मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं वो क्या होता है, उसका मात्रा क्या होता है, और जो हमारे मैग्नेटिक बनाने के लिए जो भी हमारे मटेरियल यूज होते हैं उनके प्रकार के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अभी हम लोग आज जो हमारा टॉपिक होगा, ये जो होगा वो होगा हमारा धारावाही चालक में। अगर हमारा कोई चालक है अगर उसमें करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके बारे में हमारा आज का टॉपिक होगा। और हमारा उसी सिद्धांत पर काम करता है एक चीज होता है रिले। रिले के बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी आप लोग एक अपना हेडिंग बना सकते हैं। उधर दिख रहा है हमारा हेडिंग है धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मान लीजिए कि क्या है, इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी जिसको बोलते हैं धारावाही चालक, जो करंट को ले जाती है। उसमें अगर जो हमारे चालक है उसमें अगर करंट फ्लो करता है तो उसके करंट के फ्लो होने से जो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में बताया गया है। बोला है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में निम्नलिखित दो कारक पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है ना। अब जो हमारी धारावाही चालक है उसके चारों ओर का जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उन पे हमको निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? दो बातें हैं बेसिकली। पहला हमारा क्या है, चुंबकीय रेखाएं वृत्ताकार होती हैं और केंद्र के में विद्युत धारावाही तार के संबंध में क्षेत्र क्या होता है, सममित होता है। और दूसरा है हमारा बलों की वृत्ताकार रेखाओं वाला चुंबकीय क्षेत्र तार के धारा के लंबवत तल में होता है। तो दो हमारी बातें हैं। पहला हमारा है कि जो हमारी चुंबकीय रेखाएं होती हैं ये वृत्ताकार आकार में होती हैं, और इसका जो उद्गम होता है, जो हमारा वायर होता है उसके सेंटर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और दूसरा है जो हमारी बलों की जो वृत्ताकार रेखाएं होती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबकीय बल होता है उसकी जो वृत्ताकार रेखाएं होती है वो क्या होती है, हमारे जो चालक होता है उसके लंबवत होती है, ठीक है। इसको हम लोग क्षेत्र के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए क्या है हमारा एक, ये क्या है हमारा धारावाही चालक है। अभी जैसे इसमें क्या हुआ, करंट हमारा फ्लो हुआ तो इसके चारों तरफ क्या बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। इस तरह का क्या बनेगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अभी क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। इसका आकार कैसा है, हमारा सर्कुलर जैसा इसका आकार है। और केंद्र में विद्युत धारा वाही तार के संबंध में क्षेत्र सम्मिलित होता है, यानी ठीक है, इसका जो सेंटर होता है वो कहाँ से होता है, हमारा वायर जो हमारा धारावाही चालक है उसके अंदर से होता है या उसके केंद्र से होता है। आगे बोल रहा है कि दूसरा हमारा है वृत्ताकार जो हमारी रेखाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र जो होता है वो तार के लंबवत होता है, ठीक है। तो जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है जो सर्कुलर आकार में हमारा बना हुआ है, ये जो हमारा ये वायर है इसके क्या है, हमारा लंबवत है। अगर इसको हम लोग इस तरह से भी देखें तो समझ में आएगा कि ये हमारा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है। और ये हमारी जो तार है ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर इसको हम लोग देखेंगे देखेंगे तो क्या दिखता है हमको, जो हमारी बल रेखाएं हैं ये कैसा है, ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। यानी ऊपर की जा रही और जा रही है, यानी लंबवत जा रही है। किसके, हमारे जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जो हमारा चालक है उसके क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमारे दो बातें हैं जो हमारी किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में बताता है, ये महत्वपूर्ण है। आगे बोला कि चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दाहिने हाथ के पेंच द्वारा निर्धारित की जा सकती है। यदि चालक के माध्यम से धारा की दिशा उलट जाती है तो चुंबकीय रेखाओं की दिशा भी क्या होती है, उलट जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो हमारा दाहिने हाथ का जो पेज का नियम है उस नियम से क्या करा जाता है, इसको निर्धारित किया जाता है। और एक चीज और बोल रहा है कि अगर इस धारावाही चालक में जो हमारा करंट जा रहा है इसमें वायर में अगर करंट का डायरेक्शन हमारा बदल जाता है तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका डायरेक्शन भी क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस पर डिपेंड करता है जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका डायरेक्शन। तो हमारा ये है धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी विशेषता है। अगला हमारा है कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए कोई हमारी कॉइल है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा उसको हम लोग चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। अब इसमें बोल रहा है कि चित्र में एक 5A नाम का हमारा क्या है, एक चित्र है। इसके अनुसार क्या है, तार के वन टर्न कॉइल से विद्युत धारा प्रवाहित करने के प्रभाव पर विचार करें, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि एक चित्र बना हुआ है जिसमें क्या है, तार का हमारा एक टर्न है, ठीक है। तो उसमें से अगर विद्युत धारा हमारा प्रवाहित हो रहा है तो उस पर विचार करना है। आगे बोल रहा है कि फिगर 5A और 5B में कुंडली के केंद्र से गुजरने वाली विद्युत धारा विद्युत प्रवाह द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाया गया है। इसीलिए वन टर्न कॉइल एक छोटे चुंबक के रूप में कार्य करता है। इसमें एक पहचान योग्य N ध्रुव और S ध्रुव के साथ चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा वन टर्न वाला कॉइल होता है, इसमें जब हम चित्र में देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो सफिशियंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 5B में क्या है, हमारा एक और चित्र बना हुआ है जिसमें क्या है कि उसको एक पोल के माध्यम से दर्शाया गया है कि हाँ ये एक N पोल है और एक S पोल है। जो हमारे वायर होते हैं जो उसके अंदर में क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, उसको पोल के फॉर्मेट में दिखाया गया है। आगे बोल रहा है कि एक और चित्र है हमारा, है ना, 5C है। उसमें क्या है, एकल टर्न के अतिरिक्त एक कुंडली के कई टर्न हो सकते हैं, है ना। तो एक 5C हमारा चित्र है, उसमें क्या है, जो हमारा कॉइल है उसका एक टर्न नहीं है, उसमें उसमें बहुत सारा हमारा टर्न दिखाया गया है, उसमें बहुत सारा टर्न है। तो बोल रहा है कि इस दशा में क्या है, प्रत्येक प्रत्येक जो धारा व टर्न द्वारा उत्पन्न फ्लक्स क्या होता है, लिंकअप की ओर होता है ना। तो जो हमारा जो हर एक टर्न होता है उसमें जो धारा हमारा जो हमारा फ्लक्स हमारा उत्पन्न होता है वो क्या होता है, लिंकअप की ओर जाता है और कॉइल के एक छोर से बाहर निकलता है और दूसरे छोर से वापस आ जाता है, जैसा कि चित्र 5C में दिखाया गया। तो नीचे में एक चित्र है 5C है, उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें जब कई सारा टर्न होता है, अगर हमारा किसी एक कॉइल का उसमें धारा बहती है तो हमारी जो बल रेखाएं होती है वो कैसे एक तरफ से निकलती हैं और दूसरी तरफ से वापस एंट्री करती है, उसको देखेंगे। आगे है, इस प्रकार की कुंडली जिसे परिनालिका के रूप में भी जाना जाता है में चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न बार चुंबक के समान होता है। आगे बोल रहा है कि हाँ ये चीज हो गया ना, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न बार चुंबक के समान होता है। अब इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो चित्र में क्या दिखा रहा है कि एक 5A वाला हमारा चित्र है। इसमें क्या है, एक हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, जिसका एक टर्न बना हुआ है। इसके चारों ओर क्या बनता है, हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है एक टर्न में, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं और इसके कारण हमारा पोल बन जाता है N और S का, ठीक। ये तो हो गई हमारी सिंगल टर्न की। इसमें क्या, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना है वो बहुत अधिक डेंसिटी वाला नहीं है, बहुत अधिक तीव्र नहीं है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कमजोर है। आगे है, इसमें हमारा चित्र C एक है। चित्र C में क्या है, एक जो हमारी कॉइल थी उसके कई सारे टर्न बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी वायर है इसके क्या किया गया है, कई सारा टर्न इसमें बनाया गया है, एकल टर्न की जगह पर कई सारा टर्न है। अब इसमें जब करंट को प्रवाहित कराया जाता है तो करंट हमारी प्रवाहित होती है और करंट के प्रवाहित होने से क्या होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र बनती है वो करंट के डायरेक्शन के साथ ही बनती है। करंट यहाँ पर इस वाले कॉइल में इधर से एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ से एंट्री कर रहा है, ठीक। अब करंट जैसे जैसे बाहर निकलता है ये भी हमारी क्या होती है, लाइन्स बाहर निकल जाती है और वापस फिर से क्या होती है, इसी डायरेक्शन में फिर से आ जाती है। तो इस तरह से क्या होती है, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चलती हैं। अगर इसमें क्या होता है, कई सारे टर्न हमारे लपेटे जाते हैं किसी एक परिनालिका के ऊपर, किसी एक बेस के ऊपर, किसी एक चीज के ऊपर जब कोई वायर को लपेटा जाता है तो इस तरह से क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब ये फ्लक्स लाइन क्या होती है, एक तरफ से एंट्री करती है जिस तरफ से हमारा करंट एंट्री करता है और दूसरी तरफ से निकलती है जिस तरफ से हमारा करंट निकलता है। करंट इधर से जा रहा है, इधर से आता हुआ वापस आता है। अगर एक सर्किट में इसको हम लोग को क्लोज करना है, यानी कुछ बैटरी वगैरह लगाएंगे, जो भी हम पावर सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, एक क्लोज सर्किट बना लेता है। तो क्लोज सर्किट बनाने से क्या होता है, करंट इधर से जाता है, इधर से निकलता है। इसी करंट के हिसाब से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा जनरेट होता है वो भी इसी डायरेक्शन में ही निकलता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्रणालिका में इधर से एंट्री करता है और इधर से बाहर निकलता है। तो जो फ्लक्स रेखाएं होती हैं वो दोनों डायरेक्शन में निकलती हैं, यानी चारों डायरेक्शन में ही हमारी निकलती हैं। तो जिधर से हमारा जो फ्लक्स एंट्री करता है उसको एस पोल बोला जाता है और जिधर से हमारा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है निकलती है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ पोल बोला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारा वायर होता है अब एक बढ़िया मैग्नेट बनाएगा, बढ़िया, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी चुंबकीय फ्लक्स लाइन है और जो फ्लक्स की डेंसिटी है वो भी क्या है, इसमें अधिक है। तो एकल, यहाँ पे देख सकते हैं एकल टर्न के तुलना में जो हमारा मल्टी टर्न वाला जो हमारा कॉइल है उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अच्छे से बनता है। और हमारा जो हमारी परिनालिका है, जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इस ये क्या होता है, बार मैग्नेट की तरह हमारा क्या करने लगता है, काम करने लगता है। जैसे हमारा एक बार मैग्नेट होता है ना, उसमें क्या होता है, हमारे दो पोल होते हैं। जो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है उसमें एन पोल और एस पोल होता है। एन से क्या होती है, लाइंस निकलती हैं और एस में आ जाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है, करंट के एंट्री के करने की वजह से क्या होता है, फ्लक्स हमारा इंड्यूस होता है
और एक मैग्नेट बनाता है N और S पोल का। इनफैक्ट अगर मान लीजिए इस करंट का डायरेक्शन हमारा बदल जाता है, यानी करंट अभी इधर से एंट्री कर रहा था, अभी क्या होगा, हमारा करंट इधर से एंट्री कर रहा है, तो सारा का सारा करंट क्या होगा, इधर से जाएगा, इस रास्ते से आएगा, इस रास्ते से इस तरह से निकल जाएगा। तो जो हमारी फ्लश लाइन होगी अभी इधर से निकल रही थी, अभी क्या करेगी, वो इधर से एंट्री करने लगी, इधर से एंट्री करेगी और इधर से निकलेगी। ठीक है, जब इधर से एंट्री करेगी तो ये पोल अभी N था, अभी क्या बन जाएगा, S बन जाएगा, और ये वाला पोल क्या बन जाएगा, हमारा N बन जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हमारा करंट का डायरेक्शन बदला जाता है तो हमारा जो चुंबकीय जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो भी बदल जाता है। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन की पर डिपेंड करता है, जो हमारी चुंबकीय फ्लक्स लाइन है उसके डायरेक्शन क्या होते हैं, हमारे करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गया हमारा कि किसी कॉइल को अगर मल्टी टर्न में लपेटा जाता है तो किस तरह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आगे बोल रहा है कि जो हमारा फ्लक्स परिनालिका फ्लक्स की दिशा निर्धारित करने के लिए दाहिने हाथ का नियम, जो हमारा चित्र 5D है, नीचे में एक चित्र और है, उसमें क्या दिखाया गया है, दाहिने हाथ का नियम दिखाया गया है। बोला कि जब परिनालिका को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाता है कि उंगलियां कुंडलियों में धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करती हैं, तो अंगूठा जो है वो हमारा फ्लक्स की दिशा को इंगित करता है, जैसा कि चित्र 5D में दिखाया गया है। अब जो कुंडली है अब एक विद्युत चुंबक की तरह क्या करता है, हमारा व्यवहार करता है। तो सीधा हम लोग चित्र ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, वही वाला है, परिनालिका वाला ही चित्र है, बस इसको क्या करा गया, इसमें दाएं हाथ का नियम लगाया गया। ठीक है, अब क्या है कि जब इस परिनालिका को, मान लीजिए ये हमारी परिनालिका है, इसके ऊपर क्या करा गया है, ये पेन हमारी क्या है, परिनालिका है, इसके ऊपर क्या करा गया है, मान लीजिए कॉइल को लपेटा गया है। तो जैसे इसमें पकड़ा गया है दाहिने हाथ के हाथ से इसको परिनालिका को, वैसे हम लोग भी पकड़ते हैं, ये हमारा दाहिना हाथ है, इससे हम लोग क्या करते हैं, परिनालिका को इस तरह से पकड़ते हैं। जैसे हमने परिनालिका को पकड़ा है, इसमें जो हमारा अंगूठा होता है ये हमारा क्या करता है, ये हमको बताता है जो हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन है। ठीक है, जो हमारा अंगूठा होता है वो फ्लक्स के डायरेक्शन को बताता है, और जो हमारी उंगलियां होती हैं वो करंट के डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, कि करंट हमारा इस तरह से इसमें एंट्री कर रहा है, इस तरह से इसमें एंट्री कर रहा है, और जो हमारा फ्लक्स है वो अंगूठे के डायरेक्शन में क्या होता है, चलता है। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या होता है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में रहता है, उंगलियों के डायरेक्शन में, और जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है, हमारा अंगूठे के डायरेक्शन में रहता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि दाएं हाथ का चुंबकीय विद्युत चुंबक का नियम बोला जाता है दाहिने हाथ का। ठीक है, तो इस तरह से अब जो हमारा ये जो परिनालिका होगी, जो हमारा ये सिस्टम होगा, अब एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, हमारा कार्य करता है। आगे है हमारा परिनालिका की क्षण चुंबक की तरह कार्य करती है, चाहे उसमें आयरन कोर हो या ना हो। ठीक है, अब जो क्या है, हमारी जो परिनालिका है, जो परिनालिका की छड़ है वो क्या है, चुंबक की तरह कार्य कर रही है। अब चाहे उसमें हमारा आयरन कोर हो या ना हो। ठीक है, ये परिनालिका क्या है, किसी भी मटेरियल से बन सकता है, लेकिन जब उस पर हमने तार लपेट दिया है और उसमें क्या है, अभी मैग्नेट हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर बोल रहा है कि परिनालिका में आयरन कोर जोड़ने से कुंडली के अंदर फ्लक्स का क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है। मान लीजिए इस परिनालिका के अंदर में मैंने क्या किया है, आयरन कोर को जोड़ा है, यानी आयरन मटेरियल को क्या करा है, इसमें जोड़ा है, तो जो हमारा फ्लक्स का डेंसिटी होता है कॉइल के अंदर में वो क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो हमारा बढ़ जाता है, यानी सघन हो जाता है या मजबूत हो जाता है। आगे बोल रहा है इसके अतिरिक्त क्षेत्र की प्रबलता कोर की पूरी लंबाई के लिए एक समान होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक परिनालिका में आयरन कोर को जोड़ने से परिनालिका के N और S ध्रुवों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब बोला है कि इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो हमारा इसके अतिरिक्त क्षेत्र की प्रबलता कोर की पूरी लंबाई में एक समान होती है। ठीक है, तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसकी प्रबलता क्या होती है, इसमें पूरे कोर में जो हमारा है एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अधिक हो गया तो यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे अधिक हो गया। ठीक है, अगर मान लें आयरन को इस परिनालिका में हमने मिलाया है तो जो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो पूरी परिनालिका के लिए क्या होगा, एक समान सा होता है। और बोला जा रहा है कि जो परिनालिका है, अगर इसमें मैंने आयरन कोर को जोड़ा है तो इसके जोड़ने से क्या होता है, जो परिनालिका का जो पोल है वो बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया, इसमें आयरन कोर जोड़ दिया तो इसका पोल बदल जाएगा। पोल हमेशा डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसा ही करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा फ्लक्स की लाइन गुजरती है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा पोल बनता है उसी हिसाब से। ठीक है, तो पोल पर क्या होता है, आयरन कोर का हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उसके आने से उसका डायरेक्शन नहीं बदलता है, किसका, हमारा जो पोल होता है। आगे बोला कि जब कुंडली के माध्यम से धारा की दिशा में परिवर्तित होती है तो यह चुंबकीय रेखाओं की दिशा परिवर्तित कर देती है, जिससे परिनालिका का ध्रुव बदल जाता है। ठीक है, बोला कि जब कुंडली के माध्यम से, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब कुंडली के माध्यम से क्या होता है, करंट की दिशा में परिवर्तन होता है, तो जो हमारा चुंबक बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, उसका पोल क्या होता है, बदल जाता है, यानी उसका जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी देखा है कि हमारा ये जो
धारावाही चालक में जो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो इसी सिद्धांत पर हमारा उत्पन्न होता है। बहुत इजी टॉपिक था, है ना। अगला है हमारा विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो अभी बना हुआ है यहाँ पर, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब किसी धारावाही चालक में क्या करा जाता है, करंट को दिया जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेट बन जाता है, उसी को बोला जाता है हमारा विद्युत चुंबक बोला जाता है। अभी इस विद्युत चुंबक के कई जगह अनुप्रयोग होते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत करने लगे हैं आज के टाइम पे। परमानेंट मैग्नेट को हटाकर इसको ही इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसके अनुप्रयोग क्या है, विद्युत चुंबकों का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोग जैसे विद्युत परिपथ, ब्रेकर, रिले, दरवाजे की घंटी आदि में किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। स्विचिंग के लिए हम लोग रिले में इसका इस्तेमाल करते हैं, दरवाजे की घंटी में इस्तेमाल करते हैं। एमसीबी वगैरह जो होता है उसमें भी हमारा इस्तेमाल होता है, यानी ब्रेकर के रूप में। सर्किट को ब्रेक करना है उसके भी रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल हो रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग। आगे है हमारा फैराडे का नियम। ठीक, तो फैराडे एक वैज्ञानिक है ना। उन्होंने क्या दिया था, एक नियम दिया था। उनका नियम क्या है कि जब कोई कंडक्टर चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो कंडक्टर में क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और इसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब भी कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऐसा हो जो चालक हो, यानी कंडक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें विद्युत धारा आसानी से फ्लो हो सके, या जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हमारा कंडक्टर होता है, जब वो चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो उसमें क्या होता है, कंडक्टर में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसको बोला जाता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक प्रेरण का नियम। कि जो भी हमारा मैग्नेट है उसके द्वारा क्या हुआ, उसमें विद्युत प्रेरित हो गया, तो इसलिए इसको बोला जाता है विद्युत चुंबक प्रेरण का नियम बोला जाता है। इसको फैराडे ने बताया था, तो इसको बोलते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। अब इस सिद्धांत पर जो हमारे मोटर होते हैं, जो हमारे जनरेटर होते हैं, वो इसी फैराडे के नियम पर ही काम करते हैं। तो मोटर और जनरेटर में भी सिंपल यही होता है कि मैग्नेट के अंदर में हम क्या करते हैं, एक वायर को घुमाते हैं, यानी वायर के बहुत सारे गुच्छे होते हैं, उसमें उनको लपेटा गया होता है किसी चीज पर, उस पर हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें विद्युत वाहक बल बनता है। जब उसमें हम लोग जनरेटर से उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं तो। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा मोटर भी होता है कि जब उसमें क्या होता है कि हम पावर सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट के अंदर कोई कॉइल रखी होती है, वो क्या होती है, ऑटोमेटिक घूमने लगती है। तो इस सिद्धांत पर हमारा क्या करता है, जनरेटर भी काम करता है और मोटर भी काम करता है। आगे है हमारा लेंज का नियम। ठीक है, लेंज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था। नियम क्या है कि वो धारा की दिशा निर्धारित करने का नियम था इनका, सीधा सीधा बोल सकते हैं। बोला कि प्रेरित वोल्टेज या धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मूल सिद्धांत लेंज के नियम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो हमारा प्रेरित वोल्टेज है, जो हमारा प्रेरित धारा है, उसकी जो दिशा को निर्धारित करने के लिए लेंज साहब ने एक नियम दिया था। वो नियम क्या बोलता है, बोला कि लेंज के नियम के अनुसार क्या है कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि प्रेरित धारा के कारण स्थापित चुंबकीय क्षेत्र उस कारण का विरोध करता है जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो हमारा प्रेरित धारा होती है उसकी डायरेक्शन बोल रहा है कि ऐसी होती है कि जो हमारा प्रेरित धारा के कारण जो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस कारण क्या होता है, उस कारण का विरोध करता है। ठीक है, प्रेरित धारा के कारण जो स्थापित चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करता है, उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण क्या होती है, हमारा प्रेरित धारा हमारी क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसी को बोला जाता है लेंज का नियम। ठीक है, तो लेंज का नियम सिंपल है, इसमें प्रेरित धारा के डायरेक्शन की बात होती है। तो प्रेरित धारा की जो दिशा बोला है कि ऐसी होती है कि तो उस धारा के कारण जो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो उसी चीज का विरोध करता है, या उसी प्रेरित धारा का विरोध करता है जिसके कारण क्या होता है, हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसको बोला जाता है हमारा लेंज का नियम बोला जाता है। अगला है हमारा रिले। ठीक है, क्या हमारा रिले, रिले क्या होता है, रिले एक डिवाइस है जो स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्विच। ठीक है, स्विच तो कई प्रकार से आते हैं, मैनुअल भी आता है, एसपीएसटी आता है, एसपीडीटी आता है, इस तरह के बहुत सारे स्विचों को हमने पढ़ा है। तो उसी में एक हमारा ये भी आता है, रिले आता है। अब रिले मैनुअल रूप से काम नहीं करता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम लोग काम कराते हैं, यानी इसमें पावर सप्लाई दिया जाता है तो ये क्या होता है, स्विचिंग का काम करता है। ठीक है, तो उसका एक कंस्ट्रक्शन है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग देखते हैं काम कैसे करता है। अब बोला कि जो इसका इंट्रोडक्शन है क्या है, परिनालिका के अतिरिक्त विद्युत चुंबकों का एक अन्य अति प्रचलित अनुप्रयोग विद्युत चुंबक रिले कहलाता है। ठीक है, अभी तो क्या परिनालिका में हम लोग उसको देखे थे कि कैसे उसमें धारा जनरेट हो रहा है, कैसे चुंबक जनरेट होता है, हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है, परिनालिका के अतिरिक्त विद्युत चुंबक को हम लोग इस्तेमाल करते हैं
जिसको बोला जाता है रिले में इस्तेमाल करते हैं, उसको बोला जाता है विद्युत चुंबक रिले बोला जाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहा जाता है। आगे है परिनालिका और रिले के बीच महत्वपूर्ण समानताएं हैं, है ना। अब आगे नीचे में क्या है हमारा हेडिंग बनेगा, बनेगा साधारण रिले का निर्माण और संचालन। ठीक है, तो रिले का निर्माण कैसे होता है, उसका संचालन कैसे होता है, उसको हम लोग देखते हैं। नीचे में एक चित्र दिया है, उस चित्र में क्या है कि बहुत सारी चीजों को लगाया गया है, उसका एक समूहन है। ठीक है, उस हिसाब से हमारा क्या होता है, रिले बनता है। बोला कि विद्युत चुंबक जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है मूल रूप से कुंडली के माध्यम से प्रवाहित धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल द्वारा संचालित स्विचों या स्विचों का एक क्या है, स्विच के समूह का एक संयोजन है। ठीक है, वही चीज है कि जब हमारा क्या होता है इसमें, जब किसी कुंडली के माध्यम से क्या होता है, करंट हमारा फ्लो होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है या चुंबक बनता है। उसी के द्वारा क्या होता है, हमारा ये संचालन होता है किसका, रिले का, एज अ स्विच। यानी क्या करता है, वो चीजों को स्विच करेगा, पावर सप्लाई को बाधित करेगा और फिर से उसमें चालू करता है। ठीक, तो नीचे में क्या है, हमारा चित्र दिखाया गया है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके पहले इसमें कुछ कुछ बातें हैं, क्या है उसको देख लेते हैं। कि बोल रहा है कि अनिवार्य रूप से चित्र जो हमारा साथ है उसमें एक विशिष्ट रिले दिखाया गया है, उसके कुछ कुछ भाग होते हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। भाग कौन कौन से हैं, पहला है हमारा वैद्युत चुंबक, जिसमें एक कोर और कुंडली होती है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा एक कोर होना चाहिए और एक कॉइल होना चाहिए। कोर यानी कि जिस पर हमारा कॉइल लपेटा जाता है या कुंडली हमारी लपेटी जाती है। कुंडली कुछ नहीं होता, बेसिकली एक तार होता है जो किससे बनाया जाता है, कॉपर से बनता है या और भी चीज से बनता है, जो क्या करता है, करंट को ले जाता है। और इसमें दूसरा बात क्या है, दूसरा एक मूवेबल आर्मेचर होता है, धुरी होती है और स्प्रिंग द्वारा तनाव में रखा गया होता है। ठीक है, मूवेबल आर्मेचर होता है, आर्मेचर कुछ नहीं, एक आर्म जैसा होता है, भुजा जैसा होता है, वो क्या होता है, किसी एक धुरी पर टिका होता है और उस पर क्या होता है, एक स्प्रिंग भी लगा होता है ताकि उसमें टेंशन बना रहे। आगे है हमारा तीसरा है संपर्कों का समूह। ठीक है, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं उसमें, जो क्या होते हैं, समूह के रूप में होते हैं। यानी दो तीन उसमें कॉन्टेक्ट लगे होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इस तरह से कई सारे उसमें कॉन्टेक्ट होते हैं। आगे हमारा चौथा चौथा है, इन सभी घटकों को माउंट करने के लिए एक फ्रेम होता चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारी इसमें चीजें दी गई हैं, कोर है हमारा, कुंडली है, आर्मेचर है, स्प्रिंग है, धुरी है और कॉन्टेक्ट्स है, इन सबको माउंट करने के लिए एक हमारा फ्रेम चाहिए, जिस पर हम क्या करते हैं, अपने इन सारे कंपोनेंट को या इन सारे चीजों को क्या करेंगे, माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद एक पूरा हमारा क्या बनता है, रिले बन जाता है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, और जो हमारा रिले है उसका एक चित्र है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसमें अलग अलग पार्ट हैं इसके। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये फ्रेम का पार्ट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। और ये बीच वाला हमारा क्या है, ये कोर है। कोर के ऊपर क्या होता है, हमारा एक कॉइल लपेटी जाती है इस तरह से। ठीक है, यानी इस तरह से क्या करा जाता है, कॉइल को लपेटा जाता है और कॉइल के लिए यहाँ से, कॉइल हमारे टर्मिनल होते हैं, यहाँ से कॉइल को क्या दिया जाता है, पावर सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को बताता है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है कि नहीं बना है। ठीक है, इस तरह से और चीज हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा मेन चीज है, ये क्या है, हमारा आर्मेचर है। ठीक है, क्या है, हमारा आर्मेचर एक भुजा जैसी होती है। उसके बाद हमारा क्या है, ये क्या है, हमारी स्प्रिंग लगी हुई है। जब हमारा आर्मेचर नीचे आता है तो स्प्रिंग क्या होती है, टेंशन में आती है, यानी तनाव में आती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो इसको नीचे खींचता है, तो क्या होता है, टेंशन में आती है। जैसे यहाँ पे सप्लाई हटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट हटा, तो वापस से क्या होती है, अपने वापस पोजीशन पर क्या होती है, रिटर्न हो जाती है अपने पोजीशन पे। आगे हमारा ये है कॉन्टेक्ट आर्म है। ये क्या करता है, कॉन्टेक्ट करता है जो भी हमारे कॉन्टेक्ट्स बने होते हैं। अब क्या है, ये हमारा मूवेबल कॉन्टेक्ट है। तो ये आर्मेचर के साथ में जो कॉन्टेक्ट लगा होता है, क्या करता है, हमारा मूव करता है, ऊपर और नीचे मूव करता है। ठीक है, अगर हम लोग बाहर आएंगे तो देखते हैं ये क्या है, हमारा ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है। इस तरह से हमारे दो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होते हैं, एक इसके ऊपर में होता है, एक ये वाला होता है। दो तरह के हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, ये कॉन्टेक्ट है टर्मिनल। एक ये हमारा यहाँ पे पावर, यहाँ पे सप्लाई जोड़ा जाता है, यहाँ पे भी जोड़ा जाता है, यहाँ पे भी जोड़ा जाता है। यानी यहाँ से तीन वायर को आउटपुट लिया जाता है और यहाँ से क्या होता है, हमारा जब ये कॉन्टेक्ट होता है तो एक सर्किट क्लोज करता है और हमारी सप्लाई क्या होती है, चालू हो जाती है। एज अ स्विच ये हमारा चीज क्या करता है, काम करता है। ठीक है, बाहर से कहीं से कॉन्टेक्ट आते हैं हमारे, जैसे यहाँ पर तीन टर्मिनल है, यहाँ पे एक लगा है, एक दूसरा लगा है, एक तीसरा लगा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अब जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये जो हमारा आर्मेचर होता है यहाँ पे चिपक जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से दो वायर लगे हुए हैं, यानी फैन को चलाना है, तो अभी क्या हुआ, ये नीचे हमारा टच हो गया, तो यहाँ से होगा, इस तरह से सप्लाई बनेगी और इस तरह से आएगी और ये
चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये हमारा रिले में जो कॉन्टेक्ट होता है, जो हमारा ये पावर सप्लाई यहाँ से हटता है, पावर सप्लाई कटती है, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो जाता है और ये स्प्रिंग क्या करता है, इसको फिर से टिक से ऊपर खींच लेता है। तो ये जो हमारा परिपथ अभी बना हुआ था, फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा सेटअप होता है, ये रिले का सेटअप होता है। अब इसको एक फ्रेम पे हम लोग क्या करते हैं, इसको माउंट करके पूरा पैक करके रख देते हैं। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे दो टर्मिनल निकाले जाते हैं, जिसको सीधा जोड़ा जाता है पावर सप्लाई से इसको देने के लिए। उसके बाद यहाँ से हमारा निकला होता है कोई भी इक्विपमेंट हम इससे जोड़े रहते हैं, तो क्या करता है, वो हमारा काम करता है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग इसके पार्ट है, इस तरह से क्या करता है हमारा ये रिले काम करता है। इस चित्र को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे क्या है, वही चीज बताया गया कि जैसा कि चित्र 7 में दिखाया गया, एक विशिष्ट रिले में तार की कुंडली से घिरा एक कोर होता है, जिसे मेटल फ्रेम पर लगाया गया होता है। रिले का चल भाग आर्मेचर है। आर्मेचर का एक सिरा हिंज होता है और एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है। ठीक, तो अभी हम लोग नीचे देखे हैं सब कि विशिष्ट रिले क्या होता है, तार की एक कुंडली से घिरा एक कोर होता है, यानी एक कोर होगा जिसके ऊपर क्या होता है, तार की कुंडली उसमें लपेटी गई होती है। इसको हम लोग मेटल फ्रेम पर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद रिले की का एक चल भाग होता है, जिसको आर्मेचर बोलते थे। जो आर्मेचर होता था वो ऊपर जाता था और नीचे जाता था। उसके बीच में क्या लगा होता है, हमारा एक हिंज होता है। हिंज के अक्रॉस क्या करता है, ऊपर जाएगा नीचे जाए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब इसके पीछे में क्या लगाते थे हम लोग, स्प्रिंग लगाते थे। वो स्प्रिंग क्या करता था, आर्मेचर को ऊपर जाता था, है ना, नीचे जाता था, फिर उसको ऊपर जाने के लिए अनुमति देता था। इस तरह से हमारा काम करता था ये। आगे है आर्मेचर पर गति योग्य कांटेक्ट लगाया जाने वाला एक कॉन्टैक्ट भुजा लगा होता है। स्थिर रिले कॉन्टैक्ट और इसके टर्मिनल एक इंसुलेटेड टर्मिनल बोर्ड पर लगे होते हैं। जो हमारे स्थिर रिले कॉन्टैक्ट होते थे बाहर लगे होते थे, ठीक है, जिससे हम लोग किसी भी डिवाइस को जोड़ा जाता था किसी भी चीज को चलाने के लिए। तो हाँ, जो क्या होते थे हमारे इंसुलेटेड बोर्ड पर क्या होते हैं, वो लगे होते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारा एक पूरा सेटअप होता है। आगे है, जब रिले बंद होता है तब या सक्रिय नहीं होता है तो संपर्क भुजा शीर्ष को स्पर्श करता है। जब कुंडली टर्मिनलों पर वोल्टेज लगाकर रिले को सक्रिय किया जाता है तो धातु आर्मेचर आकर्षित होता है और आर्मेचर और कॉन्टेक्ट आर्म जो है असेंबली नीचे की ओर चलती है, ताकि जो हमारा आर्मेचर पर लगा कॉन्टेक्ट होता है आर्म बॉटम कॉन्टेक्ट को टच करे। इस प्रकार रिले सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच का कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी वही चीज बोल रहा है कि जब इसमें जब हमारा रिले चल नहीं रहा होता है तो जो हमारा जो ये आर्मेचर होता है ये ऊपर वाले कॉन्टेक्ट को क्या करता है, हमारा टच करता रहता है। तो इसमें कोई आपका आउटपुट नहीं जा रहा होता है, यानी स्विच हमारा क्या होता है, बंद होता है। जैसे इसमें पावर सप्लाई दिया जाता है, यहाँ पर मैग्नेट हमारा बनेगा। मैग्नेट बनने से क्या होता है, ये इस आर्मेचर को क्या करता है, नीचे खींचेगा। नीचे खींचेगा तो ये जो कॉन्टेक्ट है वो अभी नीचे टच हो जाएगा। नीचे जैसे ही टच होगा एक क्लोज हमारा सर्किट बनेगा और जो भी हमारी चीज यहाँ पर जोड़ी गई थी वो क्या होती है, हमारी चलने लगती है। जैसे ही पावर सप्लाई हटाएंगे वैसे ही क्या होगा, फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, खत्म होता है और जो हमारा आर्मेचर होता है स्प्रिंग के द्वारा खींच लिया जाता है ऊपर की तरफ। इस तरह से हमारा जो रिले होता है वो कार्य करता है और इस तरह से रिले को पूरा हम लोग माउंट करते हैं और पूरा अपना काम कराते हैं। इसका मेथड क्या है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट के मेथड पर क्या करता है, हमारा रिले काम करता है। ये एज अ सिंगल पोल सिंगल थ्रो की तरह काम करता है। आगे हमारा रिले का ऑपरेटिंग डिले है ना। रिले क्या है, हमारा तुरंत नहीं चलता है। ऑपरेटिंग डिले होता है, उसको ऑपरेट होने में कुछ क्षण का समय लगता है, एक से माइक्रो सेकंड का समय लगता है, नैनो सेकंड का समय लगता है। इस तरह से क्या होता है, तुरंत कुछ समय लगता है। बोला कि जब रिले कॉइल पर एक उचित वोल्टता आरोपित की जाती है तो रिले तुरंत कार्य नहीं करता है। इसे संचालित करने में सामान्यतः कुछ मिली सेकेंड का समय लगता है, इस विलंब के कारण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो रिले में जैसे ही वोल्टता को आरोपित किया जाता है तो रिले हमारा तुरंत नहीं चलता है, इसको चलने में कुछ मिली सेकेंड का क्या लगता है, हमारा समय लगता है। अब उसका समय जो विलंब हो रहा है उसका कारण कुछ कारण नीचे दिए गए हैं। पहला क्या है हमारा, पहला है रिले कुंडली के प्रेरण के कारण धीरे धीरे जो धारा जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है और आवश्यक धारा मान तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। ठीक है, तो जैसे ही कुंडली में क्या होता है, हमने पावर सप्लाई दिया, उसमें क्या होता है मैग्नेट का क्या होता है, प्रेरण होता है। प्रेरण के कारण क्या होता है, हमारा जो धीरे धीरे धारा होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है और उसके आवश्यक मान तक पहुंचने में क्या होता है, हमारा कुछ समय लगता है। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है, हमारा जड़त्व होता है। जड़त्व के कारण आर्मेचर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ समय लगाता है। जड़त्व का मतलब होता है कोई चीज अगर किसी भी स्थिति में है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसी स्थिति में रहने का प्रयास करता है, चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो चाहे वस्तु हमारा गतिज अवस्था में हो। जब तक इस पे हम लोग कोई बाह्य बल नहीं लगाते वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करता है। उसी प्रकार से क्या होता है, हमारा आर्मेचर एक स्थान पर यानी ऊपर अभी टिका हुआ है। जैसे ही कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो ऊपर से नीचे आने में थोड़ा सा समय लगता है, जो कुछ होता है हमारा मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का समय होता है। तो यानी कि जो भी हमारा रिले
है वो ऑपरेट होने में इतना माइक्रो सेकंड का समय या मिली सेकंड का क्या लेता है, हमारा समय लेता है। इसी को बोला जाता है रिले का डिले ऑपरेटिंग, यानी ऑपरेटिंग डिले, यानी उसको ऑपरेट होने में कुछ देर का समय लग रहा है। इस तरह से क्या होता है, हमारा रिले जो है वो ऑपरेट होता है और उसे ऑपरेट होने में कुछ मिली सेकंड का समय लगता है। उसके दो कारण है, दोनों कारण बताए गए हैं। आगे हमारा रिले के भाग, ठीक है, क्या है हमारा रिले के भाग। रिले की समग्र कार्यशैली में रिले का एक प्रत्येक भाग दूसरे भाग की तुलना में समान महत्वपूर्ण होता है। रिले के भागों और उनके उद्देश्य का विवरण नीचे दिया गया है, ठीक है। तो जो रिले के कई सारे जो हमारे पार्ट हैं वो क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट हमारा कम महत्वपूर्ण है, सारे के सारे उसके जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला इसमें पार्ट क्या है, हमारा फ्रेम और कोर, ठीक है। जो हमारा फ्रेम होता है और जो हमारा कोर होता है, फ्रेम यानी जिसके ऊपर सारे चीजों को माउंट करा जाता है, कोर होता है जिसके ऊपर हमारी कॉइल को लपेटा जाता है, वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोला रिले फ्रेम के मुख्य कार्यों में से एक अन्य रिले भागों को माउंट करने के लिए आधार प्रदान करता है। जो रिले का फ्रेम होता है अन्य जो हमारे भाग होते हैं उसको माउंट करने के लिए क्या करता है, आधार प्रदान करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि फ्रेम आर्मेचर और कोर के मध्य पूर्ण चुंबकीय पथ का एक भाग निर्मित कराता है। कोर, फ्रेम और आर्मेचर लोहे जैसे आसानी से चुंबकित पदार्थ से बने होते हैं। जो हमारे कोर होते हैं, फ्रेम होते हैं और जो आर्मेचर होते हैं वो लोहे जैसे आसानी से चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनसे क्या होते हैं, हमारे बने होते हैं। अगला है हमारा दूसरा दूसरा चीज है हमारा हिंज। क्या है हमारा हिंज? हिंज इसको बोला जाता है, ठीक है। हिंज जैसे हमारा हाथ है, किसी एक चीज के किसी एक पॉइंट के क्रॉस में क्या होता है, हमारा खुलता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंज बोलते हैं। बोला कि हिंज आर्मेचर को फ्रेम से संयोजित करते हैं और हिंज को यथासंभव घर्षण रहित होना चाहिए। हाँ, आर्मेचर के और संपर्कों का भार सहन करने के लिए उन्हें पर्याप्त रूप से क्या होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। बोला हिंज को क्या है, हिंज आर्मेचर को फ्रेम से क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। जो हिंद होते हैं वो हमारे आर्मेचर को किससे, फ्रेम के द्वारा, फ्रेम के माध्यम को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आर्मेचर को फ्रेम से जोड़ते हैं, कौन सी चीज, हिंज होती है। बोला कि अच्छे हिंज को यथासंभव क्या होना चाहिए, घर्षण रहित होना चाहिए, यानी घर्षण नहीं होना चाहिए, यानी उसको आसानी से चलना चाहिए एक पॉइंट के एक क्रॉस में। आगे बोला आर्मेचर और संपर्कों का भार सहन करने के लिए पर्याप्त दृढ़ भी होना चाहिए, यानी आर्मेचर का और जो हमारा संपर्क है, कॉन्टेक्ट है, उसका जो भार है उसको सहन करने में क्या होना चाहिए, उसको पर्याप्त रूप से दृढ़ होना चाहिए। आगे है हिंज को फ्रेम और आर्मेचर के माध्यम से कोर को अपने पथ में चुंबकीय फ्लक्स को क्या करना, को न्यून रिलक्टेंस प्रदान करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा हिंज का काम कि हिंज क्या काम करता है। अगला है हमारा रिटर्न स्प्रिंग। क्या है हमारा, रिटर्न स्प्रिंग। तीसरा है हमारा रिटर्न स्प्रिंग। रिटर्न स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग सामान्यतः क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं और किसी भी बड़ी मात्रा में फ्लक्स को केंद्रित नहीं कर सकते हैं। स्प्रिंग स्टील जिसमें अन्य सामग्रियों की तुलना में कम रिलेक्टेंस होती है, अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए कार्य करती है और रिले के विऊर्जित होने के बाद क्रोड को अपनी ओर आकर्षित करती है। स्प्रिंग के कड़े होने का एक नुकसान भी है और कुछ प्रचलनों के पश्चात टूट जाने की संभावना होती है, ठीक है। जो हमारे स्प्रिंग होते हैं जो इसमें लगा होता है वो क्या होता है, सामान्यतः बहुत हमारा पतला होता है, ठीक है। उसको बहुत मोटा नहीं बनाया जा सकता। मोटा बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ प्रचलन यानी चलेगा तो क्या होगा, हमारा टूट जाएगा। आगे बोल रहा है कि जो हमारा स्प्रिंग होता है ये क्या करता है, जब रिले हमारा विऊर्जित हो जाता है, जब हमारा रिले क्या होता है, विऊर्जित हो जाता है, यानी उससे पावर सप्लाई हटा लिया जाता है, तो जो हमारा आर्मेचर होता है उसको वापस से ऊपर ले जाने में क्या करता है, हमारा मदद करता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है हमारा रिटर्न स्प्रिंग बोला जाता है। ये वाला चीज क्या है, हमारा स्प्रिंग है, इसी को रिटर्न स्प्रिंग बोला जाता है। आगे है चौथा हमारा रिले कुंडली, ठीक है। कुंडली सामान्यतः कुंडल को फॉर्मर में लपेटा जाता है और रिले फ्रेम में चुंबकीय कोड पर खिसका देते हैं। यह क्षतिग्रस्त कुंडली को नए कुंडली में आसानी से बदलने की अनुमति देता है। जो हमारा रिले कॉइल होता है ये क्या करता है, जो हमारी कॉइल होती है इसको किसी फार्मर पर क्या करते हैं या किसी फ्रेम पर या किसी कोर पर क्या करते हैं, उसको लपेटते हैं और उसको रिले फ्रेम में चुंबकीय कोड पर क्या किया जाता है, खिसका दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कुंडली क्या है, हमारा रिले की जो कॉइल है, यानी कि बेसिकली कॉइल को लपेटकर उसमें क्या करा जाता है, पावर सप्लाई दिया जाता है और उससे क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगला है हमारा कुंडली, जो हमारा कॉइल है उसके विनिर्देश है, ठीक है। कॉइल किस किस प्रकार से हमारा होना चाहिए, ये हमारा पांचवा हो गया। कॉइल का स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राय रिले के जो विभिन्न वोल्टेज होते हैं वो क्या है, 6, 12, 18, 24, 48, 100, 240 एसी या डीसी पर संचालित करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे रिले होते हैं इन वोल्टेज पर क्या करते हैं, हमारा काम करते हैं, ठीक है। और एसी और डीसी दोनों में काम करते हैं। तो इसीलिए जब भी कॉइल को हम सिलेक्ट करते हैं तो कॉइल के प्रतिरोध चार्ट आमतौर पर रिले के साथ दिया जाता है, जो कॉइल के करंट और पावर अपव्यय की गणना करने में सहायक होता है, ठीक है। तो कितना पावर हमारा खर्च हो रहा है, कितने वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, कितने एम्पियर पे काम करना है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने जो
कॉइल का जो कॉइल होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है उसके करंट के हिसाब से, उसके वोल्टेज के हिसाब से, उसके पावर के हिसाब से, जहां पर उसको काम कराना है उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं किसी भी कॉइल को कि हाँ इस रिले में कौन सा हमारा कॉइल लगना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कुंडली या कॉइल के लिए जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। आगे हमारा रिले कॉन्टेक्ट्स, क्या है हमारा रिले कॉन्टेक्ट्स। अब क्या है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है रिले कॉन्टेक्ट्स। जो कॉन्टेक्ट होते हैं रिले, जिस पर क्या होता है हमारा आर्मेचर टिकता है, ऊपर वाला नीचे वाला, दो तरह के हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं, एक ऊपर लगा होता है एक नीचे लगा होता है, जिसमें क्या होता है आर्मेचर ऊपर टच करता है और नीचे टच करता है। बोला कि रिले कॉन्टेक्ट वे भाग होते हैं जो वास्तव में नियंत्रित परिपथ के विद्युत स्विचिंग को निष्पादित करते हैं। जो हमारा कंट्रोलिंग सर्किट होता है उसमें क्या होता है विद्युत स्विचिंग को क्या करते हैं ये लोग निष्पादित करते हैं या उसका निष्पादन कराते हैं, किसका, विद्युत का स्विचिंग करवाते हैं। तो ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भाग होते हैं। साथ ही ये कॉन्टेक्ट वे हैं जो सबसे अधिक परेशानी के कारण बनते हैं और रिले के किसी अन्य भाग की तुलना में अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। जो हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं उनको रखरखाव की अधिक आवश्यकता होती है अन्य पार्ट के अपेक्षा, क्योंकि जैसे ही जब रिले क्या होते हैं कॉन्टेक्ट जब हमारे क्या होते हैं आर्मेचर से ऊपर और नीचे टच होते हैं तो क्या होते हैं इसमें खतरे का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ऊपर टच होगा और नीचे या टच होगा तो क्या होता है हमारा स्पार्किंग होता है। यानी मान लीजिए स्विच जब भी ऑन होता है या ऑफ होता है उसमें क्या होता है लोड के साथ अगर वो कनेक्ट है तो क्या होता है उसमें स्पार्किंग होता है। आपने कभी देखा हो नॉर्मली जो मैनुअल स्विच घर में लगे होते हैं फैन का या टीवी का, तो उसमें को भी जब आप चलाइएगा तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है हमारा स्पार्किंग होता है। तो इसको क्या है कॉन्टेक्ट के जो रिले होते हैं इनको रख रखाव की क्या होती है हमारी आवश्यकता होती है। अगला है हमारा कॉन्टेक्ट मटेरियल और डिजाइन। ठीक है, कॉन्टेक्ट मटेरियल और डिजाइन, जो हमारा कॉन्टेक्ट है उसमें जो भी मटेरियल यूज किया जाता है और उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए इस पर भी महत्वपूर्ण होता है ये, है ना। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है और कॉन्टेक्ट जो है हमारे किस किस मटेरियल के बनाए जाने चाहिए। आगे है रिले कॉन्टेक्ट ऐसे पदार्थ से बनाए जाते हैं जो बहुत अच्छे चालक होने के साथ साथ क्षरण रोधी भी क्या होते हैं। ठीक है, यानी हाँ जो इसको ऐसे पदार्थ से हमको बनाना चाहिए जो क्या है हमारे एक अच्छे चालक भी है और क्या है क्षरण रोधी है, उसमें जंग नहीं लगता है। कॉन्टैक्ट खुलने और बंद होने के बाद आर्क बनाते हैं, यह आर्क जलकर संपर्कों को ऑक्सीकृत करता है। एक ऑक्सीकृत कोटिंग संपर्कों को या तो खराब कंडक्टर या अचालक बनाती है। ठीक है, तो जब भी हमारा कॉन्टैक्ट खुलता है, जब भी हमारा कॉन्टैक्ट क्या होता है बंद होता है, तो उसमें क्या होता है पावर सप्लाई से जुड़ा होता है तो उसमें आर्क उत्पन्न होता है या उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, उसमें क्या होता है आग उत्पन्न होती है। यह आर्क क्या करता है जो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं जो हमारे संपर्क होते हैं उसको क्या करता है ऑक्सीकृत करता है। ऑक्सीकृत होने से क्या होता है उसमें रस्ट लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है। बोला कि एक ऑक्साइड कोटिंग संपर्क या तो हमारा जो कॉन्टैक्ट है उसको खराब कर देगा या उस कॉन्टैक्ट को क्या करता है नष्ट कर देता है। इस कारण से संपर्क चांदी, पेलेडियम, इरिडियम मिश्र धातु, सोने की मिश्र धातु, सोना, चढ़ाया हुआ चांदी, टंगस्टन या अन्य अत्यधिक क्षरण प्रतिरोधी सामग्री के मिश्र धातु से बने होते हैं जो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं जो हमारे संपर्क होते हैं उनको चांदी से हम लोग बनाते हैं या पैलेडियम से बनाते हैं। पैलेडियम इरिडियम एक मिश्र धातु होता है उससे बनाते हैं, या तो हमारा सोने की मिश्र धातु से बनाया जाता है या सोना चढ़ाया हुआ चांदी होता है या टंगस्टन होता है, या और भी अन्य हमारे क्या है जो संक्षारण प्रतिरोधी हमारे जो धातु होते हैं उनसे क्या करा जाता है हमारा कॉन्टेक्ट को बनाया जाता है ताकि वो आसानी से उसमें आर्क ना आए और उसमें क्या हो किसी और चीज से क्या ऑक्सीजन वगैरह से क्या करे हमारी क्रिया ना कर सके। इससे क्या होता है वो चीज हमारी क्या होती है जो हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं और आसानी से काम करते हैं। आगे इन पदार्थों के साथ कुछ भी ऑक्सीकरण अभी भी होता है, ऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए संपर्कों को पोंछने की क्रिया के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे जैसे संपर्क बंद होते हैं और खुलते हैं सतहें आपस में रगड़ती हैं और यह क्रिया किसी भी ऑक्साइड या गंदगी को हटा देती है जिससे खराब संपर्क क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या है एक जो हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं उनको घर्षण वाला भी बनाना चाहिए, बना होता है हमारा। मान लीजिए कभी आपने रेलवे में देखा होगा जो रेलवे का इंजन होता है उसके ऊपर भी क्या होता है इस तरह से एक कॉन्टेक्ट लगा होता है। ठीक है, वो क्या करता है वायर के ऊपर क्या होता है हमारा चलता रहता है और उससे क्या करता है हमारा बिजली लेता रहता है। तो क्या होता है जब उसमें घर्षण होता है तो उसमें भी क्या होता है ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो जहाँ पे टच कर रहा होता है उस चीज को क्या करता है साफ करता हुआ चलता है, तो उसमें ऑक्साइड का जो परत बनना वाला होता है वो परत नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका डिजाइनिंग होना चाहिए किसका कॉन्टेक्ट रिले का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये हमारा टॉपिक जो रिले का था और मैग्नेटिक का था ये अभी समाप्त हो चुका है ना। इसमें अब और कुछ पढ़ने लायक नहीं है, तो मैक्सिमम चीजों को तो हमने क्या कर लिया है कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग अपने हिसाब से आराम से पढ़ लीजिएगा, तो टॉपिक एकदम आसान है ना, समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको एक बार पढ़ना है, दो बार पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने आप से जब एक बार पढ़िएगा ना तो थोड़ा और आसान क्या चीज़ होती है, चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती है। ठीक, बाकी जो रिले का चित्र है इसको ध्यान में रखना है।
ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होता है, इस सब चीज़ को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे किसी दूसरी चीज़ का। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।